नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी दीपाली। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लाओस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। लाओस में पीएम का ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में संबोधन। मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 6 समझौतों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दिल्ली के बजट घाटे पर भाजपा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए बताया दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार। बांग्लादेश में सतखीरा के जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी का मुकुट चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ये भेंट। भारत ने जताई चिंता। बांग्लादेश सरकार से जांच कर कार्रवाई करने का किया आग्रह। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के लाओस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ में संघर्षों के गंभीर प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने अंक्लोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। पीएम ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister also emphasized that this is Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफोंडोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री सिफोंदोन ने तूफान यागी के बाद लाओ पीडीआर को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभावी परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। 6 MOUs were signed, one on defense cooperation, another on customs facilitation, one on audiovisual cooperation, and 3 memorandums of understanding on quick impact projects, which were especially significant because they contribute towards the conservation of our common heritage. One is on the puppet theatre in Lao PDR, that is based on the Ramayana. Then another one of them is on the restoration work in one of the monasteries and temples here in Lao PDR, which has murals from the Ramayana, and a third on Lao Ramayana theatre. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंध को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। पीएम ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। पीएम ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं देखते हैं। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियनचियन में 30 घंटे से भी कम का वक्त गुजारा और इस बीच उन्होंने 2 शिखर सम्मेलनों और 4 द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। भारत आसियान समिट के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा होने के अवसर पर भारत और आसियान के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिए, जिनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बात अगर ईस्ट एशिया समिट की करें तो उन्होंने चीन को बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ये समय विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीतियों का है और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही संदेश था कि अगर दुनिया को समृद्धि और विकास के रास्ते पर लेके जाना है तो समाधान युद्ध नहीं बल्कि शांति है। कैमरामैन मोहित जोशी और सहयोगी मेघना देव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस दौरे पर आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भारतीय शिल्पकला के उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैंप का जोड़ा भेंट किया। यह कोई साधारण लैंप नहीं है बल्कि चांदी की बनी हुई है। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। कह सकते हैं कि यह लैंप का जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगर विरासत की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। और पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति गिफ्ट दी। इस पर सिल्वर नक्काशी का काम हुआ है। यह नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की पीएम पेंटोगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की। वहीं लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांदोन की पत्नी वंदारा सिफांदोन को पीएम मोदी ने खास उपहार दिया। उन्होंने उन्हें कदम वुड रंग की बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। और पीएम मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ की पत्नी को सदेली बॉक्स में रखा हुआ डबल एक्ट पाटन पटोला स्कार्फ उपहार में दिया। यह कपड़ा उत्तरी गुजरात के पाटन इलाके में सालवी परिवार द्वारा बुना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ को तमिलनाडु से उत्पन्न जटिल मीना तामचीनी कार्य से सजी एक पुरानी पीतल की बुद्ध की प्रतिमा भेंट की।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की लाओ पीडीआर यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओ यात्रा रचनात्मक रही। भारत और आसियान के द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से प्रधानमंत्री का लाओ दौरा अहम रहा। जयदीप मजूमदार ने कहा कि आसियान के साथ हमारे व्यापक संबंध हैं। आसियान नेताओं ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के परिणाम स्वरूप विविध सहयोग के कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग का बहुत सकारात्मक मूल्यांकन किया है। आसियान देशों को इससे महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री ने आसियान के साथ कनेक्टिविटी और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 पॉइंट की विशेष योजना की घोषणा की है। Prime Minister congratulated Lao PDR on a very successful stewardship of ASEAN and related mechanisms throughout the year, and he announced a 10-point special plan to strengthen connectivity and resilience with ASEAN. India will contribute $5 million towards joint cooperative activities in this area. We will have a youth summit. We will have a music festival of ASEAN bands with Indian bands. We will have also an artist camp. We will have a hackathon, startup festival, the Delhi Dialogue next month. The ASEAN-India network of think tanks will also meet next month. ASEAN leaders and the Prime Minister reviewed our relations, the comprehensive relations that we have with ASEAN. ASEAN leaders especially very positively appraised our cooperation as in many areas of diverse collaboration as a result of India's Act East policy, and also they appraised very positively India's leadership role in digital public infrastructure and the fact that ASEAN countries can benefit significantly from this. और अब बात हरियाणा में नई सरकार की तैयारी की। हरियाणा चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जिम्मेदारी करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है, जिसको लेकर संजय भाटिया अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। तो हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह के लेकर संजय भाटिया ने ये समीक्षा बैठक की। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर। 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। इस साल दिल्ली सरकार के पास अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को राजकोषीय घाटे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि विधायक के फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे से जुड़े सवालों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। लेकिन भाजपा की नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पहली बार दिल्ली के 7,000 करोड़ रुपए के बजट घाटे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के खर्चे को आय से अधिक बताया। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ पहली बात
कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। साथ ही बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया है। उन्होंने सीएजी से जांच की मांग और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की कुछ और बड़ी खबरें। खबर पश्चिम बंगाल से। आरजी कर रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टरों के भूख हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आगे की खबरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना कैंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2024 के सेना कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सुकना पश्चिम बंगाल 33 कोर मुख्यालय से सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान गैंगटोक में रक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख और सभी सेना कमांडर उपस्थित रहे। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गैंगटोक नहीं पहुंच सके। हरियाणा से खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की मंडियों का दौरा किया। नायब सिंह सैनी किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सभी नवनियुक्त विधायक मंडियों का दौरा कर रहे हैं। अभी तक हमारी हरियाणा की मंडियों में जो खरीदारी हुई है वो 5 लाख मीट्रिक टन है। सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूं। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। अगली खबर, प्रसार भारती ने महाराष्ट्र के पारंपरिक वस्त्रों पर आधारित एक डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला करघा स्टोरीज फ्रॉम द लूम के निर्माण और प्रसारण की घोषणा की है, जिसे लेकर प्रसार भारती और महाराष्ट्र सरकार के वस्त्र विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के वस्त्र मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक विश्वनाथ कमलयाल भी मौजूद रहे। 5 एपिसोड की ये श्रृंखला महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनाई कला जैसे पैठणी, करवट काट, हिमरू और घोंघड़ी पर केंद्रित है। यह श्रृंखला पारंपरिक वस्त्रों के बुनकर समुदाय की उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करेगी।
साथ ही यह श्रृंखला उद्योग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से प्रदान किए गए सशक्तिकरण के अवसरों को भी उजागर करेगी। और इस श्रृंखला के 5 एपिसोड आकाशवाणी, दूरदर्शन, OTT और PBNS सहित प्रसार भारती के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित किए जाएंगे। कलाकार बुनते हैं धागों से तो रची जाती है कहानियां और कपड़ों से बनती है कविता। इतिहास के धागों से बनी आकृति, संस्कृति, सपनों की अनसुनी कहानियां जिनमें छिपी है कला की समृद्ध विरासत, परंपराओं का सम्मान और पीढ़ियों के संघर्ष की गूंज। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है करघा, हाथों से बुनी कहानियां। महाराष्ट्राला वस्त्रोद्योगाची समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण परंपरा आहे। पैठणी, झुमरू, करवतकाठी, सोलापूर विणकाम यासारख्या आमच्या पारंपरिक वाणाचे संरक्षण आणि प्रचार करण्यावर भर देत आहोत। कहने को तो ये परंपरा है जिसकी शुरुआत एक सूत से होती है, बुनते बुनते बनती है धरोहर। 5 भागों की अद्वितीय श्रृंखला करघा, जहां धागा न केवल कपड़ा बल्कि इतिहास बुनता है। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि के लिए अड़े हुए थे। सरकार ने उनके कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने घर से थोड़ी दूर जाकर बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दिया। अखिलेश यादव के माल्यार्पण किए जाने को लेकर सत्ता पक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को तो भूल चुकी है। अगर सपा सरकार जेपी के आदर्शों का पालन कर रही होती तो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया। आगे की खबरों में, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अगले साल भारत में होना है, तो इसको लेकर तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में टूर्नामेंट के लोगो का अनावरण किया गया। यह पहली बार है जब महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस मौके पर टीम के खिलाड़ियों और कोच ने अपने अनुभव साझा किए। और भारत में 14 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी टूर्नामेंट की वापसी होगी, जिसमें एशियाई स्तर की शो जंपिंग प्रतियोगिता एशियाई घुड़सवारी महासंघ कप युवा का आयोजन 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय घुड़सवारी महासंघ EFI ने गुरुवार को ये घोषणा की। मेजबान भारत सहित कुल 11 देश बेंगलुरु में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सूर्या आदित्य और अविक भाटिया भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। EFI के महासचिव कर्नल जयवीर सिंह ने कहा कि EFI को 14 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को भारत लाने पर गर्व है। उन्होंने कहा
कि यह EFI के लिए तो गर्व की बात है ही, और भारतीय घुड़सवारों के लिए स्वदेश में ही शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता का अनुभव करने का एक शानदार मौका है। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।